नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम वासुदेव नंदन की बुक से पढ़ रहे थे, आज तीसरी क्लास है जिसमें हम ध्वनि चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें हम आज संगम को देखेंगे कि संगम क्या है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं कि संगम क्या है, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि संगम क्या होता है। तो देखते हैं संगम क्या है। अंग्रेजी में संगम को जंक्शन कहते हैं और हिंदी में संधि या संगम कहा जाता है, किंतु जंक्शन के लिए संधि सर्वथा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्याकरणिक प्रक्रिया में यह ध्वनियों के परस्पर सन्निकर्ष का परिचायक है। संगम को दूसरे शब्दों में योजक या जोड़ने वाला कह सकते हैं, यानी जो किसी को जोड़ता है उसे हम संगम कह सकते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ जुड़ता है। नित्य प्राप्त के व्यापार में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि को समाप्त कर दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है, यानी एक ध्वनि को ख़त्म करते ही दूसरी ध्वनि का उच्चारण करता है। एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि पर जो संक्रमण होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला क्या है? कभी तो वक्ता निर्बाध रूप से बीच में किसी ध्वनि के व्यवधान के बिना दूसरी ध्वनि पर संक्रमण करता है, यानी कोई बीच में व्यवधान नहीं आता है लगातार, और कभी बीच में कुछ व्यवधान होता है। उदाहरण से आइए समझते हैं क्या है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है उदाहरण से। उदाहरण के लिए दिया है कि तुम्हारे के उच्चारण में म के पश्चात ह पर शीघ्र संक्रमण होता है, यानी तुम्हारे तुरंत आ गया, किंतु तुम्हारे में पूर्वत संक्रमण नहीं होता है। म और ह के बीच में कुछ विराम या अवसान होता है, इसी विराम को हम संगम कहते हैं। यानी तुम्हारे में जो बीच में विराम आया, इसी विराम को हम संगम कहते हैं। यह संगम सार्थक है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो तुम्हारे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा बोला जा रहा है। इसे भाषा में धन संगम या प्लस जंक्शन कहते हैं। संगम शब्दों के बीच आता है, यानी संगम जो भी होता है वो बीच में ही आता है, अतः कुछ लोग इसे आंतरिक संगम भी कहते हैं। संगम का एक भेद रूप ग्राम्य संगम मोनोफेरिक जंक्शन है। जब दो रूप ग्रामों के बीच यह आता है तब इसे रूपग्रामीय संगम कहते हैं। जैसे तुम्हारे में तुम प्लस हारे। इसके अतिरिक्त आक्षरिक संगम भी होता है, जैसे नल की, अलग अलग कर दिया है, नल की, आरक्षिक संगम। आगे देखते हैं अनुतान क्या होता है। ये भी वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन जानना जरूरी है, दिया है कि क्या होते हैं इसमें। अनुतान को हम सुर लहर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान को सुर लहर भी कहते हैं। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी घोष ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान है, यानी अनुतान का ही समानार्थी शब्द तान है, जो है सुर लहर का। इसे हम शब्द का अर्थ परिवर्तक सुर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुर लहर रहती है। यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है, यानी एक लहर के अनुसार ही बोलते जाते हैं। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। सुर लहर के मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं इनके देखते हैं। शब्द सुर लहर और दूसरा क्या है? वाक्य सुर लहर, यानी एक शब्द का सुर लहर है और एक वाक्य का। तान भाषाओं में शब्द सुर लहर का विधान है। अतान भाषाओं में शब्द लहर नहीं है। इससे वाक्य सुर लहर का विधान मिलता है, लेकिन कहीं कहीं शब्द में भी सुर लहर का प्रयोग देखा जाता है।
एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा क्या है। अच्छा का उच्चारण ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत के अनुसार करने से इसके 3 अर्थ निकलते हैं। अच्छा जो शब्द है इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक अच्छा का अर्थ होता है स्वीकृति, एक होता है विरोध और एक होता है प्रतिशोध होते हैं। वाक्य सुरलहर से अर्थ भेद हो जाता है। इसमें शब्द का क्रम भी बदल जाता है, यानी एक ही अच्छा शब्द है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। क्रिया के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कौन करेगा तथा करेगा कौन, ये है। और विशेषण के रूप में अच्छे को देखेंगे तो विशेषण में अच्छा क्या, अच्छे आदमी है। यहाँ आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी अच्छे हैं। और यहाँ पे क्या है, आदमी अच्छे हैं, यहाँ भी आदमी की ही लेकिन अलग अलग में बदल जाते हैं कि इसमें आदमी को ही अच्छा कह रहे हैं, इसमें अच्छा आदमी है एक को कह रहा है। आगे देखते हैं क्या है, कौन करेगा अर्थ, कौन करेगा अर्थ है कोई करेगा, यानी कोई तो करेगा, कौन करेगा, कोई करेगा। किंतु करेगा कौन का अर्थ है कोई नहीं करेगा, कहते हैं ना करेगा कौन, यानी कोई नहीं करेगा। अर्थात इससे निषेध अर्थ का बोध होता है। अच्छे आदमी हैं का अर्थ है कि सामान्यतः भले और आदमी अच्छे हैं का अर्थ है बहुत सुंदर आदमी, यानी बहुत अच्छा आदमी है। इसमें विधेयता लक्षित होती है, जो है कि आदमी अच्छे हैं का अर्थ है बहुत सुंदर आदमी है, इसमें विधेयता लक्षित होती है। आगे देखते हैं क्या है, अब पढ़ेंगे हम। ये ख़त्म हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इससे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन जान सकते हैं कि ये संगम और अनुतान क्या होते हैं। आगे देखते हैं संधि। संधि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पूछी जाती है, तो संधि को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है संधि। संधि का सामान्य नियम क्या कहता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। इसमें संधि की परिभाषा ही पूछ लेता है क्वेश्चन में कि किसको कहते हैं। यहाँ पे अगर दो शब्दों के मेल से हो जाएगा तब वह समास में चला जाएगा। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे दो वर्णों के मेल से ही होने वाले जो विकार या परिवर्तन, विकार का अर्थ परिवर्तन से होता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का जो अंतिम है और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर जो हैं एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनका मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। यानी आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट ही संधि, यानी जब पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर का जो मिलान होगा उससे कुछ विकार उत्पन्न होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग कर देना ही क्या है, संधि विच्छेद है। आगे देखते हैं क्या है, हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता। चूँकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले, यानी संस्कृत के जो तत्सम शब्द है वो डायरेक्ट हिंदी में चले आए, इसलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण कर लिया गया। यानी संस्कृत के जो नियम है उसमें कुछ हिंदी के भी ग्रहण कर लिए गए, हिंदी में उसी से ग्रहण कर लिए गए। शब्द रचना में संधियाँ उसी तरह सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग भी जुड़ते हैं, प्रत्यय भी और समास भी बनते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि क्या है, वर्णों के आधार पर संधि के भेद। वर्णों के आधार पर संधि कितनी होती हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि संधि के भेद कितने हैं, तो 3 हैं। और स्वर संधि का भी पूछ लेता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी दो स्वर के मेल से जो उत्पन्न विकार या परिवर्तन होगा, रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं।
और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं। इसमें क्या है, पहला देखते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी 2 सवर्ण यानी समान वर्ण। जब 2 समान वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? आ, ई, उ और री हो जाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा कि क्या है। यदि अ और अ मिलेंगे तो भी आ बनेगा, अ और आ मिलेगा तो भी आ प्लस अ मिलेगा तो भी आ बन जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा जब दोनों मिलेंगे। और यदि आ प्लस आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा, यानी किसी भी कंडीशन जो भी मिलेंगे वो आ ही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है। अन्न प्लस अभाव, यानी अन्न जो है अंतिम का जो है अंतिम पहले शब्द का अंतिम अक्षर अन्न और अभाव में पहला अ, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अन्ना भाव। ऐसे ही शिव प्लस आलय, शिवालय, जब दोनों शब्द मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शिव में अगर ये हलंत लगेगा तो बीच में अ और जुड़ा रहता है, तो शिव प्लस आलय, तो यहाँ का अ और यहाँ का आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ। तो इस तरह से मिलके क्या बन जाता है? शिवालय। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही भोजन प्लस आलय, भोजनालय। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अ मिलके आ, विद्या में आ और अ में अर्थी मिलके जब समान स्वर है, यानी इधर भी अ है और इधर भी है, समान स्वर, विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आगे देखते हैं। महा प्लस आशय, आ और आ मिलके क्या बना? आ हो जाएगा यहाँ पे महाशय। इसी प्रकार हम देखते हैं ई का क्या नियम है। ई और ई मिलेगा तो ई हो जाएगा, ई और ई, ये भी चारों कंडीशन में ई है। ये कट गया है लेकिन यहाँ पे ई है, देख सकते हैं चारों में बड़ी ई ही बनेगी। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र। गिरी प्लस ईश, गिरीश। ऐसे ही मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? महेंद्र। आगे देखते हैं ऊ का भी नियम है कि यदि ऊ, छोटा ऊ और ऊ दोनों मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। और ऊ मिलके भी बड़ा ऊ मिलेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं। भानु प्लस उदय, भानुदय। स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय, यानी बड़ा ऊ हो जाएगा। और री का भी देख लेते हैं। पृथ्वी प्लस ऋण, री मिलके भी ऋण। ये ज़्यादातर संस्कृत में आते हैं, हिंदी में कम ही चलता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी प्लस ऋण, पितृण हो जाएगा। अब अगला देखते हैं गुण संधि। क्या है गुण संधि के नियम? ये सब संधि जो स्वर संधि है, यही ज़्यादातर स्वर संधि ही पूछा जाता है। बाकी भी हैं, व्यंजन और विसर्ग भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्वर संधि ही पूछे जाते हैं इसके भेद में या कौन सी संधि है। तो गुण स्वर संधि देखते हैं। नियम क्या है? यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई आ, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अ, ओ और अर हो जाता है। यानी यदि अ या आ के बाद क्या है? ई या ई आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। और यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। और यदि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। आइए देखते हैं आगे गुण संधि के एग्जाम्पल क्या हैं। अ प्लस ई मिलके क्या बनेगा? ए। और अ प्लस बड़ी ई मिलके बनेगा भी ए। आ और ई ए, अ और उ ओ, अ और उ ओ मिले
ओ बनेगा, आ और ओ बन जाएगा। आगे भी है आ और उ, ओ और अ प्लस ऋषि अर बनता है, या आ प्लस ऋषि भी अर बनता है। आगे देखते हैं क्या है। इससे क्या बनेगा, देव प्लस इंद्र, क्या होगा, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देव प्लस ईश देवेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र बन जाएगा। इस प्रकार चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी, महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम है, यदि अ या आ के बाद ए या अ आए, यदि अ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ यानी बड़ी ए हो जाता है। अ या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है वृद्धि संधि। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक प्लस एक, यदि अ और अ मिलके एक एक यानी अ हो जाता है ए वाला। 9 प्लस ऐश्वर्य नवेश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी, परम प्लस औषध परम औषध, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औषध महौषध। आगे देखते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि नियम क्या है, यदि ई और ई, क्या है, यदि ई और ई, उ और उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो ई का यू और उ का व और ऋषि री का र हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, यदि ई के बाद अ आए तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ये मिलके य बनेगा। तो यहाँ यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि। ई प्लस आ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। ई का यह बन जाता है, ई का यहाँ पे ई मिलेगा तो अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, अति प्लस उत्तम अति उत्तम। ठीक है, यह बन गया। इसी प्रकार देख सकते हैं आगे, अति प्लस उष्म अत्युष्म, अनु प्लस अय अन्वय, ये भी पूछता है, अनु प्लस है अन्वय का संधि विच्छेद पूछ देता है। अब मधु प्लस आलय मधुवालय, गुरु प्लस ओदन गुरु ओदन। आगे देखते हैं क्या है, आगे हिंदी व्याकरण में क्या है, उ और औ मिलके क्या बनेगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, गुरु प्लस औदार्य गुरोदार्य, री और प्लस आ मिलके क्या बनेगा, पितृ प्लस आदेश, यहाँ पितृ में री है, पित्रादेश। यह कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। आगे देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या है, यदि ए ओ और औ के बाद, यदि क्या है, यदि क्या, एक मिनट, यदि अ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क अ का अ और अ का आय, ओ का और औ का आ हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, हलंत लगा रहेगा। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिए। ने का अ जो है प्लस अ मिलके क्या बनेगा, अ, तो क्या हो जाएगा, न यन न, अन जो है लास्ट में अन लगा है तो नयन। चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सैन, और यदि अ लगा हो तो क्या हो जाएगा, आय, तो नय प्लस अक नायक, अक लगा है, गय प्लस अक गायक, पौ प्लस अन पावन, आ हो जाएगा ना, यदि औ के बाद लगा है तो आ हो जाता है, तो पौ प्लस अन पावन, श्रव प्लस अन श्रावण, पौ प्लस अक पावक। इसी प्रकार अब देखते हैं क्या है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, परिभाषा इसका क्या है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, यानी व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं, यानी व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। आगे इसमें नियम 1 क्या है, इसमें उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं, यानी जो व्यंजन का व्यंजन और व्यंजन का स्वर से होगा तो व्यंजन संधि। इसका नियम 1, इसमें कई टाइप के नियम है, व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि भी बहुत
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत पूछा भी जाता है। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, कह सकते हैं हल्का सा। बाकी इसमें नियम याद रखने, बाकी कुछ है नहीं ऐसा कठिन। इसका नियम 1 क्या देखते हैं, यदि क क्या है, यदि क च ट त प यानी जो पंचमा अक्षर के पहले हैं, जो पंचमा वर्ग है के बाद किसी वर्ग का तीसरा चतुर्थ आए या य र ल व कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। यानी जो पंचम वर्ग के हैं, यदि क च ट त प का जो है तीसरा और चौथा वर्ड है, इसके साथ जो है एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे दिक में क जो है पहला और इसके साथ तीसरा वर्ड ग जो है उसी का तीसरा वर्ड आया है, तो उसके स्थान पर क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। यानी दिक प्लस ग, दिग्गज। सट प्लस दर्शन क्या हो जाएगा, सट दर्शन, उसी का हो गया। सत प्लस वाड़ी, य र ल व में वह है तो क्या हो जाएगा, सद वाड़ी। त थ द तीसरे में बदल जाएगा ना, लिखा है ना यहाँ क के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ड हो जाता है। इसी प्रकार वाक प्लस जाल तो क्या हो जाएगा, वाक जाल, अपने के तीसरे में बदल गया। तत् प्लस रूप, तद्रूप। अच प्लस अंत क्या हो जाएगा, अजंत। और इसी प्रकार अप प्लस ईंधन क्या हो गया, अविधन। और जगत प्लस आनंद कौन सा हो गया, जगतानंद। त थ द में बदल जाएगा, तीसरा जो है त वर्ग का जो है अपने में तीसरे वर्ग में बदल, तो जगत दानंद। अगला देखते हैं इसका नियम दूसरा क्या है, यदि क च ट त प क्या है, इसका दूसरे नियम, यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचमा वर्ड में बदल जाते हैं। यानी क का अंग हो जाएगा, च का इया में बदल जाएगा। आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वाक प्लस मय क्या हो जाएगा, वाग्मय। क का जो है अपने पंचम वर्ड में बदल जाएगा, क्योंकि लिखा है कि न या म आए, उसके बाद इन सब के बाद क के बाद जो है यहाँ म आया है। जैसे इसमें देखते हैं अप प्लस मय क्या हो गया, अमय, अपने के पांचवा, प जो है अपने पंचम वर्ड म में मिल गया। इसी प्रकार देखते हैं जगत प्लस नाथ, त थ द ध न अपने के पंचम वर्ड में बदल जाएगा, क्योंकि न या म आए तो जगत नाथ। उत प्लस नति क्या होगा, उन्नति। और सट प्लस मास, सट मास। और यहाँ है सट प्लस मार्ग, सट मार्ग। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर नियम तीसरा क्या कहता है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में हो जाता है। जैसे अहम जो है, अहम में म आया है तो म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, क क्या है एक स्पर्श व्यंजन है, तो आए तो अनुस्वार बाद वाले वर्ण के पंच में, अहम प्लस कार क्या हो जाएगा, अहमकार, अनुस्वार में बदल जाएगा। या अहंकार भी लिखते हैं क्योंकि पंचम वर्ण या अनुस्वार में बदल जाएगा। संगम क्या है, सम प्लस गम, संगम, या इस तरह भी लिख सकते हैं, संस्कृत में आप ऐसे ही देखे होंगे संगम लिखा हुआ। किम प्लस चित क्या हो जाएगा, किंचित, किम प्लस चित किंचित, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किंचित। पम प्लस चम क्या हो जाएगा, पंचम या पंचम, ऐसे भी लिखा होगा, पहले की बुक में ऐसे ही पंचम लिखा मिलता है, संस्कृत में ही ज़्यादा ऐसे दिखा रहता है पंचम जो है नियम के साथ। आगे देखते हैं नियम चौथा क्या है, यदि क्या है, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे त और ल का क्या है, उत प्लस लास, उल्लास, ये बहुत पूछा भी जाता है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस लास हो जाएगा। आगे इसमें क्या है, न और ल, महान प्लस लाभ तो क्या होगा, महालाभ। ये उल्लास का जो है बहुत पूछता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस लाभ याद रखिएगा। आगे देखते हैं नियम इसका पांचवा क्या है, सकार और त वर्ग का सकार च वर्ग के योग में सकार, और च वर्ग तथा सकार ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। यानी सकार का त वर्ग का स में, यानी इसमें तालु वाले स में आ जाएगा, और च वर्ग के योग में भी तालु वाला स,
और यहाँ पे च वर्ग। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या करना चाहिए। नियम 5वें का आगे देखते हैं क्या है। देखिए स और स मिलके क्या हो गया, रामस प्लस सेते, तो राम सेते अर्ध हो जाएगा। ठीक है, राम सेते। त और छ मिलके महत प्लस छत्र, तो क्या होगा, मह छत्र, च में बदल जाएगा। इसमें नियम में दिया है यहाँ पे च वर्ग में, तथा सकार का ट वर्ग के योग से सकार। आगे देखते हैं इसमें क्या है। सत प्लस चित, तो क्या हो जाएगा, सचित। द्रस प्लस ता, दृष्टा। और त्र प्लस ड़, महत प्लस ड़कार, महकड़ा। और त प्लस ट, बृहद प्लस टिट्टिव, क्या हो गया, बृहटिप्पिव, बृहटिट्टिव। अगला देखते हैं इसमें नियम 6वां क्या है। क्या है, यदि वर्ग के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद, क्या है इसमें देखते हैं, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण। एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। नियम में ऐसे तो घूम जाने में आएगा कि क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि उत प्लस हत जो है, ह को छोड़ ह आए तो अंतिम वर्ण जो है, वर्गों के अंतिम वर्ण छोड़ा शेष वर्णों के बाद, उत प्लस हत क्या हो जाएगा, उद्धत। उत प्लस हार, उद्धार। और वाक प्लस हरि। तीनों ही एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसी एग्जाम्पल में से पूछे भी जाते हैं, संधि जो है। अगला क्या है, नियम 7वां। हस स्वर के बाद छ हो तो क्या है, हस स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प हो जाता है। जैसे परि प्लस छेद, यदि छ आए तो च जुड़ जाता है बीच में इसके, तो परि प्लस छेद, परिच्छेद, व्यंजन संधि हो जाएगा। साला प्लस छादन, क्या होगा, साला छादन। यदि छ है तो बीच में क्या आ जाएगा, हस स्वर जो है उसके बाद मतलब अर्ध च आएगा जो चढ़ जुड़ जाता है। आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था। हम कहाँ तक पढ़े, व्यंजन संधि का नियम पढ़ लिए। आगे हम अब विसर्ग संधि का पढ़ेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, और ज़्यादातर उसी एग्जाम्पल्स में से आपको पेपर में दिखेंगे भी कि वही सब एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।